स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास का जो फेडरल बोर्ड का साइंस ग्रुप का पेपर था, वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। और अभी हम सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके शॉर्ट्स सारे मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसमें आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, 2a 1/2b 3 है, 4 पावर मल्टीप्लाई -1/2 और ये होल पावर है एक आपके पास 1/3। अच्छा, तो आपने इसमें एक बात याद रखनी है सबसे पहले कि ये जो आपके पास बड़ी पावर होती है ना, होल पावर होती है सबके बाहर, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो 4 पावर है ये वाली, ये इस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो यहाँ पर जितने भी नंबर हैं सबको आप इंडिविजुअली ये पावर दे दें। ठीक है, जैसे ये इसके ऊपर भी आ जाएगी, 1/2 × 4 आ जाएगा, b 3/4 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आप ये -1/2 सबको दे दें, यहाँ ये आ जाएगा -2 × -1/2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो -6 और देन -1/2। और ये मैंने आपसे कहा है कि ये आप एंड पे जो होल पावर होगी वो आप सॉल्व करेंगे, तो वो भी हमने एज इट इज़ लगा दी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, 2 की पावर 4 जो होता है वो हमारे पास 16 होता है। यहाँ से ये आप कैंसिल करें तो a² आ जाएगा, ये आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, यहाँ क्या आ गया, ये जो 4 है इसको आप 2 की पावर 2 भी लिखते हैं, तो इस तरह 2 की पावर 2 और बाहर 1/2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगले स्टेप में हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गई, ये -1/2 था, माइनस माइनस प्लस, तो a की पावर 1 रह जाएगी प्लस में। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, और 2 3 ज़ा 6, तो इस तरह से b की पावर 3 आ जाएगी 1/3। अब हम इसका एक और स्टेप करेंगे, और वो ये है कि यहाँ पर सेम जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये है a2 और a1, तो जैसे आप कहते हैं ना बेस सेम है पावर ऐड, तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, a2 a1 जो है वो a3 हो गया। और इसी तरह ये b 3/4 है और इस तरफ +3, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 के ऊपर -1 रह गया, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यूँ करना है कि ये 2 की पावर जो -1 है इसको हम प्लस करने के लिए नीचे लेके जा सकते हैं, जैसे 16 के नीचे ले जाएं, या इन सब के नीचे लिख दें इसको, ये +1 हो जाएगा। इस तरह ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आपके पास 8 बच जाएगा, क्योंकि इस 2 ने इस 16 को कैंसिल किया, क्योंकि ये 2 नीचे की पोजीशन में है, -1 है ना, तो इसकी पावर प्लस करने के लिए आप नीचे ले जाएंगे। इस तरह ये a3 रह गया। और यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे 3 और ये इसको एलसीएम लें, ज़रा इसको एलसीएम से सॉल्व करें, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ 3 + 4 3 ज़ा 12, 15/4। तो इस तरह आपका जो b है वो 15/4 आ गया। तो फाइनली आपने इसको, अब जो आपके पास पावर है 1/3, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि एट द एंड आपने अप्लाई करनी है सारों को सिंप्लीफाई करके। अब ये सबको आप दे दें अलग अलग, तो ये जैसे 8 है ना, इसको भी मैं लिख रही हूँ, तो ये 2 की पावर 3 होता है, इसको मैंने 1/3 दे दी। a की पावर 3 थी, इसको भी 1/3 मिल गई। और इसी तरह b 15/4 था, इसको भी आप 1/3 दे दें। अब ये आपका लास्ट स्टेप है, इसको कैंसिल करें, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो ये b की पावर 5/4। इस तरह से आपके इस शॉर्ट का आंसर ये बनता है। ठीक है, अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट था और के बाद वाला वो हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये देखें, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन क्या था कि वेरीफाई दिस, ये आपने वेरीफाई करना था फॉर द गिवन सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को स्टूडेंट्स यूज़ करते हुए आपने इन सेट्स के अंदर ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम लिख लेते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ, ये भी बड़ा आसान सा है, आपने सिर्फ जो है वो वेन डायग्राम से इसको प्रूफ करना है, ये है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इसकी वेन डायग्राम बना लेती हूँ ना, तो फिर जो है वो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने सेट्स लिख लें। ये देखें 2 3 5 7 था, b था ये, ठीक है, और c आपके पास है
सबसे पहले तो आपको ये स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास इन तीनों की वेन डायग्राम कैसे बनेगी। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है। देखें, ए के जो एलिमेंट्स हैं जैसे 3 हैं और 5 वो इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है, 2 भी आ रहा है, सॉरी ये भी हैं, 3 हैं। इसी तरह 3 और बस 3 जो है वो तीनों में सेम आ रहा है, ठीक है, ये है और ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और सी भी इनके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये वेन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देख लें कि ए बी सी में कॉमन क्या है। तो तीनों में जो कॉमन है वो 3 आ रहा है, ठीक है, 3 कॉमन है, जबकि ए बी में जो है वो 2 और 5 कॉमन आ रहा है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि सी का सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो ए बी में आ रहा है। तो हम कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे, ठीक है। आप सी मैंने बनाना है ना, तो सी हम यहाँ से यूं कर लेते हैं। एक इसमें जो है वो सिर्फ नंबर था, ठीक है। जैसे यहाँ 3 सिर्फ इन तीनों में कॉमन है, तो आप इसको ए बी और इसको आप सी कह लें, ठीक है। और अब जो है वो आपका ये जो ए और बी का दोनों का कॉमन आ रहा है ना, इसमें आप 2 और 5 लिख दें, ठीक है। अब ए का सिर्फ 7 रह गया है, जबकि बी का 1 रह गया है, और सी में आप देखें 4 और 6 रह गए थे। तो वो सारे जो सेट्स थे ना, वो मैंने इस तरह से वेन डायग्राम में लगा दिए ताकि आपको पता चल जाए। तो तीनों में जो कॉमन आ रहा था वो सिर्फ 3 है। तो इस 3 को अगर आप देखें तो ये आपका बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। अब मेन काम आपका स्टार्ट होता था कि इसको शेड कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जैसे आपका क्वेश्चन क्या था कि ए इंटरसेक्शन, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि हम इस वेन डायग्राम के ऊपर ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसमें आपने याद रखना है, जैसे ए है ना, यहाँ पे आप साइड पे बता दें, इसको हम वर्टिकल लाइन से शो कर देते हैं। जो बी इंटरसेक्शन सी है इसको आप हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दें। अब बीच में जो मेन साइन है वो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन जो है वो आपके इस तरह के बॉक्सेस आ जाएंगे और उसको हम शेड कर देंगे। तो अब आपने देखना है कि कहाँ पे ये बन रहे हैं। तो ए जो था पूरे का पूरा ए, उसको आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइन से शो करना है। तो देखिए मेरा ए यहाँ तक आ रहा है, तो आपने ना इसको इस तरह से करना है। मैं पेंसिल से कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ तक ये सारा आपका ए है, ठीक है। ये हमने हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में जो कॉमन है उसमें वर्टिकल लाइन लगाएं। और आपको पता था बी और सी में सिर्फ 3 वाला पोर्शन कॉमन था, तो ये यूं लग जाएंगी लाइंस, ठीक है। ये बी और सी का कॉमन पोर्शन था, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पूरी फिगर के अंदर ये बॉक्सेस कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हॉरिजेंटल लाइंस भी थी ना, ये ए के अंदर भी है बी, तो इस तरह से ये आपका शेडेड पोर्शन था, ठीक। अब आपने इसको 1 कह दिया। अब इसी को हम रिपीट करेंगे किसके लिए, जो आपके पास राइट साइड पे वैल्यू थी, ये वाली। अभी तो मैंने इसको लिखा है ना, अब मैं ये लिख रही हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट में, और इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए हम लिख देते हैं, जैसे हमने हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, इसके लिए वर्टिकल और मेन साइन इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो हम इनकी डायग्राम बना लेते हैं उसी तरह से, ऐसे ऐसे। ये आपका ए था, ये बी, और देखिए सी कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, तो ये सी था आपका, ये सी हो गया। अब आप बेशक वो वाले नंबर्स दोबारा ना लिखें, मर्जी है आपकी, वैसे मैं लिख देती हूँ। 3 है, 2 5, यहाँ 7 आ गया, ये 1 और 4 6। तो ये इसके सारे कंप्लीट सेट हमने लगा दिए। अब हमने क्या करना है कि इसको लिखना था, तो यहाँ पे फिर बता दें ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ब्रैकेट वाले को आपने कह दिया कि आप इसको हॉरिजेंटल लाइन से लिख रहे हैं, सी जो है वो वर्टिकल लाइंस है, और इंटरसेक्शन हमारा वहाँ होगा जहाँ पर ये हमारे पास बॉक्सेस बन जाएंगे स्मॉल। तो यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है। ए इंटरसेक्शन का मतलब, बी का मतलब यह है कि जो ए और बी का जो है वो सेम पोर्शन था, कॉमन था। तो ए बी में तो ये सारा आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं वर्टिकल लाइंस, सॉरी हॉरिजेंटल, ऐसे ये।
तो ये यहाँ तक सारा आएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक आपके पास ये सारा आएगा क्योंकि ये ए बी का कॉमन एरिया। और जो सिर्फ सी है उसमें आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। तो सी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इसको ऐसे करके वर्टिकल लाइंस लगाएं। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये चेक्स आपके कहाँ पर बन रहे हैं, तो ये इस बीच वाले पोर्शन में बन रहे हैं, तो ये इस तरह से शेडिड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया शेडिंग। अब अगर आप इसको 1 और 2 को देखें, जो आपने ऊपर 1 डायग्राम में शो किया था कि आपका शेडिड पोर्शन कौन सा है, ये वाला, और 2 में जो आपने शो किया है शेडिड पोर्शन ये है, तो आप बस यहाँ लिख दें बाय 1 एंड 2, ठीक है। आपने क्या प्रूफ किया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया बाय वेन डायग्राम के सेम शेडिड पोर्शन आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके चलते हैं पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स, क्या है पार्ट 2 में है कि व्हाट बियरिंग इज द शिप सेलिंग इफ इट इज हेडिंग पोजीशन इज। अगर उसकी हेडिंग पोजीशन, शिप की बात हो रही है ना, तो शिप जो आपके पास हेडिंग पोजीशन होगी, उसका फेस होगा, उसका मुंह होगा जो, वो किस तरफ हो, टू वर्ड ईस्ट, और ये सारे आपने बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपने पहले ना ये पोल सेट करने, ठीक है। यूँ लिखते हैं आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी बियरिंग भी बताएंगे। तो बियरिंग आपने कैसे बतानी है, 1 बाय 1 हम पार्ट बताते जाएंगे। तो सबसे पहला ए पार्ट है आपका, ठीक है। ए पार्ट में था, जैसे यहाँ देख लें, टूवर्ड ईस्ट। अगर टूवर्ड ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक पोजीशन रख लें ना, आप अपनी पोजीशन रख लें कि आपकी शिप किधर जा रही है, टूवर्ड ईस्ट। तो ये बनी ईस्ट, ठीक है। ईस्ट की तरफ सीधी जाएगी क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है ईस्ट सीधा है इस तरफ। तो इस तरफ जब जा रही है तो यहाँ से आपकी शिप ने चलना शुरू किया है। ये हमने बेयरिंग में देखा था कि जिस पॉइंट से आपकी शिप चलना शुरू करती है वहीं पर आपने नॉर्थ लेना होता है। ऐसे नॉर्थ वैसे भी सीधा होता है, ठीक है। ये नॉर्थ आपने लेना है उस पोजीशन के ऊपर। ये आ गया। तो आपने बस यहाँ से बियरिंग बतानी है ना कि नॉर्थ से हम हमेशा उस फॉर्म में बताते हैं जिस टाइप पे, जिस सिमत में या जिस डायरेक्शन में आपकी शिप मूव कर रही है, तो वो ईस्ट की तरफ जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक बनने वाला एंगल बताना है। दूसरी बात आपने यहाँ ये याद रखनी है, वो ये है कि हमेशा हमारे पास जो बियरिंग में जो एंगल होता है वो हम कैसे लेते हैं, हम क्लॉकवाइज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। तो जब मैं यहाँ से क्लॉकवाइज लेना चाहती हूँ तो मेरे पास देखिए 2 एंगल बन रहे हैं ना। अगर आप सोचें कि ऐसे बनाना है या ऐसे, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ कि हमने नीचे वाला नहीं बनाना, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आपने क्लॉकवाइज बताना है सिर्फ। तो क्लॉकवाइज एंगल में यहाँ से यहाँ तक अगर देखूँ तो वो फिर 90 का बन रहा है। तो इसको आप कहेंगे कि बियरिंग जो आपकी टूवर्ड ईस्ट बन रही है, ठीक है। इसको बेशक आप लिख लें यूँ करके, बियरिंग टूवर्ड्स ईस्ट। तो वो कितनी थी, 90 डिग्री बन रही है ना, क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट में आपने याद रखना है ये सारे एंगल 90 के होते हैं एक दूसरे के दरमियान। ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, इन सब के दरमियान 90 हम ले रहे होते हैं। तो ये 90 बनेगा। अब हमने ये भी देखा था कि बियरिंग में हम 2 डिजिट्स में नहीं एंगल लिखते, 3 में लिखते हैं। तो फिर हम आगे तो नहीं 0 लगा सकते, तो इसको पीछे लगाते। तो ये आपका आंसर था बी पार्ट, ए पार्ट का। बी पार्ट देखें, बी पार्ट में है टूवर्ड साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट, अगर आपकी शिप ने यहाँ से चलना शुरू किया है और वो टूवर्ड साउथ ईस्ट, तो वो फिर आपने बिल्कुल सेंटर में लाइन लेनी होती है, ईस्ट और साउथ में। ये आपकी एक्सरसाइज में बताया गया है कि जब भी इन दोनों के सेंटर की बात होगी तो आपने 45 पे एंगल पे लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो आप उसी तरह से बनाएं। आपकी यहाँ पर ईस्ट आ रहा था, यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका साउथ था। तो बी में आपसे ईस्ट टू साउथ कहा गया, तो ये यहाँ सेंटर में लाइन लगेगी, ठीक है।
साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ जो भी होगा, ठीक है। तो ये सेंटर में लाइन लगेगी। अब एंगल आपने बियरिंग का कहाँ से लेना होता है, हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है तो मेरा एंगल यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है आपकी शिप की, ठीक है। आपकी शिप अब यहाँ मूव कर रही है, या जैसे यहाँ पर यहाँ थी तो वो हमने 90 का एंगल बता दिया। अब आपकी शिप यहाँ पर है तो ये एंगल आपने बताना है। तो ये बड़ा आसान है क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट के दरमियान 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें आपने प्लस करना है ईस्ट, और ये सेंटर में जो ईस्ट और साउथ के आएगा वो 45 होता है। तो इस तरह से ये आपके पास मिला के जो बन जाएगा वो 135 डिग्री है, और ये 3 डिजिट्स पर है। तो ये इसकी बी पार्ट की बियरिंग थी। सी पार्ट पे आ जाए। सी पार्ट में था आपके पास टूवर्ड वेस्ट। अब सीधा सीधा वेस्ट है, तो चलें फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट तो आपका इधर होता है वेस्ट, और नॉर्थ यहाँ से अगर आप यूँ ले रहे हैं तो एंगल आपने कैसे लेना है। एंगल मैंने आपको बताया कि हमेशा क्लॉक वाइज होता है बियरिंग में। तो फिर मैं ये एंगल तो नहीं ले सकती क्योंकि ये तो हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज बन रहा है। इसका मतलब ये बाहर से एंगल यूँ बनेगा, तो ये एंगल आपने बताना। अच्छा, अब ये हम कैसे बताएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा यूँ देख लें तो आपको पता है ये साउथ है, इधर आपके पास होता है ईस्ट। तो आपको ये एंगल तो पता है, ये 90 प्लस 90 80, यानी कि पूरा जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पता है ये है 180 डिग्री। प्लस यहाँ से यहाँ तक जाना है, पूरा आप जाना है, सेंटर में नहीं है। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90, ठीक है। तो ये 180 प्लस 90 हो गया था। तो इस तरह से ये जो आपके पास 180 प्लस 90 बनेगा, ये क्या हो गया 270 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास सी का पार्ट में जो बियरिंग आएगी वो 270 है। अच्छा, डी पार्ट की देख लेते हैं। डी पार्ट में था कि टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट। तो फिर यहाँ पे पहले बना लें नॉर्थ वेस्ट कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास ईस्ट था, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, नॉर्थ और वेस्ट के वर्ड में सेंटर में यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपकी शिप की ये पोजीशन है। अब मैंने आपको बताया कि बीरिंग तो हम लेते ही नॉर्थ से एंगल है, नॉर्थ से ही लेना है, इस लाइन के ऊपर लेना है, और ये एंगल आप नहीं लेंगे, ठीक है। ये नहीं लेना क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। हमने क्लॉकवाइज एंगल पढ़ना होता है हमेशा बियरिंग में। तो इसका मतलब जब नॉर्थ का यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा तो ये यूँ जाके यूँ होगा। तो बस इस एंगल को आप मेजर कर लें तो ये आपका बियरिंग हो जाएगी। अब देखिए कितना हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 90, फिर 90। तो ये जब 390 मिलेंगे, ये तो आपको पता है ये 270 होते हैं। तो 270 में अब आपने कितना ऐड करना है 45, ठीक है, ये याद रखना है। तो जब आपने 270 में 45 ऐड किया तो 315 डिग्री आ रहा था आपके डी पार्ट में बियरिंग, ठीक है। चले अब क्वेश्चन नंबर 2, हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, और पार्ट नंबर 2 का और हमने सेकंड पार्ट देखना था, वो देख लेते हैं उसमें क्या है। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने किया है तो 4 का सेकंड का 2 पार्ट, इसमें क्या था, फाइंड दी, देखें एक्स और वाई आपको दिया है फॉर द गिवन सेट, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। एक तो आपने एक्स क्रॉस वाई फाइंड आउट करना है इन दोनों का, ठीक है। लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन, और इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर भी सारे आपने बताने हैं। तो ये बड़ा आसान है। सबसे पहले हम एक्स वाई लिख के उसका ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स लिख लें, वाई इनकी प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। आपको पता है प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते जाना है। जैसे ये 1 है, इनको सबके साथ लिखना है। तो 1 2 1 4 1 6, ठीक है। अब 9 को आपने सबके साथ लिखना है। तो 9 2 9 4 9 6, ये हो गया, ये आपका एक्स क्रॉस वाई आ गया, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर देखें फर्स्ट पार्ट था वो हो गया, ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट कर लिया। बी पार्ट आपने फाइंड आउट करना है, ये आपका ए पार्ट था, ठीक है। तो बी पार्ट में आपसे कहा गया है रिलेशन बताएं आर। अब आपने एक आर सेट बताना है, उसमें ऑर्डर पेयर बताने हैं। वो ऑर्डर पेयर क्या होंगे कि आपका जो भी एक्स है वो ग्रेटर होगा वाई से, यानी कि
इन सब में से आपने यहाँ से वो पिक करके रिलेशन बनाना है। मैं आर के अंदर सेट बताऊंगी, ठीक है। हमने आर के अंदर रिलेशंस ऑर्डर पेयर लिखना है, और इस रिलेशन के अंदर हम कौन से ऑर्डर पेयर यहाँ से पिक करेंगे तो वो तमाम आपने लिखने हैं, जैसे कि वहाँ बताया गया एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, जिसमें एक्स बड़ा है वाई से। तो अगर आप देखें तो यहाँ एक्स छोटा है 1 है, वाई 2 है, ये भी छोटा है यहाँ भी, तो ये इसका मतलब कि ये वो तमाम हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर हैं जो कि हमसे इस रिलेशन में पूछे गए थे, जिसमें हमारा x ग्रेटर है, इसका मतलब है ग्रेटर, ठीक है। इसका फेस जिस साइड पे होता है ना, ये ग्रेटर, तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है इसका मतलब है ग्रेटर है, यहाँ पे जो लिखी होती है उसका मतलब होता है वो लेस है। तो x ग्रेटर का मतलब था कि x बड़ा होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है। ये कोई फार्मूला दिया गया, वेयर m इज द मास इन ग्राम्स एंड टाइम इन ईयर्स, ठीक है। m आपके पास मास है और ये ग्राम्स में, t जो है वो आपके पास टाइम है। अब आपने करना क्या है, इसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, इसको वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है यूज़ लॉगरिथम्स। आपने लॉगरिथम का कोई फार्मूला, कोई रूल यूज़ करके एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ एम, तो आपने टी में आंसर निकालना है एम की टर्म्स में। जैसे ये यहाँ अगर आप देखें ना तो एम में निकला हुआ है आंसर, एम एक साइड पे है, टी इस तरफ है, यानी टी वैल्यूज़ के अंदर है, एम बिल्कुल सेपरेट है। तो यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि टी को सेपरेट कर दें। इस पूरे में आपने आंसर ऐसे निकालना है कि टी अकेला हो जाए और बाकी सारी चीज़ें एम की तरफ चल जाए। पहले पार्ट में तो आपने ये करना है। तो जब हम वो निकाल लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि टी फिर हमने बताना है जब एम की वैल्यू 100 होगी, तो वो उस फार्मूले के अंदर हम पुट कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट है, इसमें आपके पास जो एम है वो ये है, ठीक है, -0.05t, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, और वो भी यूज़ करके लॉगरिथम। तो आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि आपको याद है लॉगरिथम के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी हो तो हम उसको लॉग में चेंज कर लेते हैं। कैसे कि ये जो भी पावर के नीचे बेस होती है वो जी की बेस बन जाती है, ये इधर आ जाएगा, और ये जो पावर है ये अकेले मूव कर जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए, इसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक तरफ ये ऐसी वैल्यू पड़ी हो जिसके ऊपर कुछ पावर हो। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर पावर है, मैं लॉगरिथम लगा सकती हूँ, लेकिन इसके साथ ये एक्स्ट्रा है। तो पहले इसको आप 7 से हटाएं, ठीक है, 7 से हटाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो गया। अब आपके पास एक चीज़ इस तरह से आ गई। अब हम ये लगा सकते हैं क्योंकि एक बेस के ऊपर पावर है और ये बिल्कुल अलग पड़ा है, तो इसको यूज़ करते हुए जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो भी पावर के नीचे होगा उसको लॉग की बेस बनाते हैं। जैसे लॉग है, ठीक है, तो ये बेस आ जाएगी इसकी 10, और ये वाली वैल्यू जो आपके पास ऊपर है इसको इक्वल के दूसरी तरफ आप ले जाएंगे, ठीक है। ये लॉग का ये वाला रूल अप्लाई हो रहा, और ये जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी ऐसे करके। तो ये आ गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमसे ये कहा गया था कि टी को बिल्कुल अकेला कर दें। तो टी तो हमने सेपरेट करना है, बिल्कुल अकेला करना है, तो टी ये है, टी के साथ ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाएं आप ज़रा। तो टी यहीं रहने दें, ये अब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर टी के साथ, टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे माइनस भी ले जाएं साथ में, और ये लॉग 10m/200। तो ये लॉग आपने याद रखना है, 10 इक्वल टू लॉग ही होता है, तो आप ये लगाएं या ना लगाएं। तो इस तरह से ये आपका उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया था उसका ये आंसर है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि टी को इन द फॉर्म ऑफ एम लिखें। आप इसको यूँ लिख लें या अपना टी इस तरफ लें, एक ही बात है, -1/0.05, इस तरह से आप थोड़ा इसको अरेंज करके बेशक लिख लें। तो ये आपका आंसर है पहले पार्ट का, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखें जैसे हमारा ये हो गया, यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ एम। फाइंड टाइम, अब टी स्मॉल टी आपने फाइंड आउट करना है व्हेन मास एम इज रिड्यूस टू 100। तो मास एम की जगह 100 डाल दें और इसको बस सॉल्व कर दें। तो यहाँ देख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास टी आ गया था ये लॉग, अब मैं 10 नहीं लिख रही, आप बेशक 10 ना लिखें साथ, ये आ गया, ठीक है। हमने m की जगह क्या डाल दिया 100, क्योंकि ये हमें बी पार्ट में दिया गया था।
तो आपने इसके अंदर 100 डाल दिया, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ऐसे, ठीक है, और log 1/2, तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। मैंने किया है तो मेरे पास जो log 1/2 की वैल्यू आ रही है वो माइनस समथिंग आ रही है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस होके ये नहीं कि इसको कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू आपके पास t की आ रही है, ठीक है। जो कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास LOG log वाला बटन है उसको प्रेस करके ना log, तो ये 1/2 को आप 0.5 भी कह सकते हैं, ये करें। ये माइनस में वैल्यू आ रही है, इसको आपने इससे डिवाइड कर लेना है, तो साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये इस तरह से ये इसका आंसर बनता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो 3 का सेकेंड पार्ट था, ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये तो स्क्वायर रूट आपने कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कोई नंबर लेना होता है, ठीक है, जो ये बना रहा हो सेम नंबर हो, तो 2x2 और 2x2 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन रहा है 4x⁴ यूँ होता है, ठीक है। प्लस माइनस लगाएं, कैंसिल। अब ये दोनों आपने पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे हैं ना, तो अब इन दोनों को आपने ऐड करके लिखना है, तो ये आ जाएगा 4x²। देखें 2x² में ऐड होगा तो x² एज इट इज़ 4, या क्या। अब आपने यहाँ पर आगे एक और नंबर लिखना है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये नेक्स्ट नंबर बना रहा हो, तो ये 3x होगा, ठीक है। 4 3 12 और x³ तो ये यही नंबर यहाँ आएगा। अब ये नंबर बेसिकली इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो करें इसको ज़रा। पहले ये हम नीचे लिख लेते हैं, ये अब ये यहाँ पर जहाँ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12x³, नेक्स्ट में 3 3 9x², ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास आ गया 20x² प्लस 30x प्लस 25, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास ये 4x² था, अब ये जो नेक्स्ट दो सेम थे ये ऐड होके आ जाएंगे, ये प्लस यहाँ आपने वो नंबर लगाना है जो यहाँ मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा हो, तो 5 4 5 20 होता है, बस ये इतना ही होगा, तो +5 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इस 5 को यहाँ सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बारी बारी करते जाए। 5 4 20x² प्लस 5 6 30x प्लस 5 5 25, तो ये आपका बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इस तरह से स्क्वायर रूट आपके पास ये बन रहा था। स्क्वायर रूट सॉल्व करके आपके पास जो आ रही थी वैल्यू वो ये आंसर है इसका। इस तरह से ये आपका 3 भी हो गया सॉल्व। 4 पार्ट देखें, सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का क्या मतलब है, x निकालें और उसको बस नंबर लाइन पे आपने शो कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट नंबर 4 है, ये। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। ये अब आपके पास ये क्या आ गया 9x माइनस 15, ये अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो 9x माइनस 8x हो जाएगा और 15 प्लस 4 हो गया, तो ये x इज इक्वल्स टू 19, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इसको हमने नंबर लाइन पे बस अपने आंसर को शो करना है, तो ये नंबर लाइन आपको पता है ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ आप 0 लगा दें, इधर 1 2 वैल्यूज़ शो कर दें, बाकी आपने इस तरफ लगानी है, ठीक है। क्योंकि ये 19 तक है ना, तो बीच में सारी 19 आप बेशक ना लगाएं, क्योंकि ये ना थोड़ी सी लगा लें, इससे पता चल जाता है कि ये इसी तरह मूव कर रहा है, और यहाँ आप 19 लिख दें, ठीक है। ये अंडरस्टूड होता है, ये गलत नहीं होगा, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और 19 पे शो करना है तो बस यहाँ यूँ लगा के x इज इक्वल टू 19 बताते, बस ये आपका आंसर था, ये आपने नंबर लाइन पे इसको शो करना था। अच्छा, 4 का जो सेकेंड पार्ट है,
ये और के बाद तो इसमें उसने लिखा है कि फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज आपने करना है, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये अच्छा, अब आपने इसको देखें, ये चीज़ आपने अपने एक्सरसाइज में पढ़ी होगी कि सेम आ रही है, तो इसको आपने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास कोई y है, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 4, इधर आपके पास आ गया y प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। अब ये दोनों तो हमें नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4y प्लस 20 माइनस 2, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा 9y और यहाँ पर आ जाएगा 18। तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। अब इसको देखें कि क्या ये मिड टर्म से हो रहा है, तो ये बिल्कुल हो रहा है। देखें प्लस 8 नहीं आएगा, ये 6y प्लस 3y, क्योंकि 6 3 18 होता है, प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ से आप y कॉमन ले लें, तो y प्लस 6, 3 कॉमन ले लें, y प्लस 6, तो इस तरह से ये y प्लस 3 और y प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने y की वैल्यू दोबारा इसमें डाल देनी है, जो y हमारे पास था। तो इसको मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ कि हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है। तो अब आपकी y की वैल्यू क्या थी, आपने y को क्या लिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यानी कि ये आपके पास यूँ बन जाएगा। अच्छा, अब यूँ है कि इसकी मज़ीद जो है ना वो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती थी, तो आप इसको यहीं छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन हो रही है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, नहीं 6 है ना, यहाँ पे 6 है, इसको दोबारा लिख ले, ये 6 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती, ठीक है। 3 वाले की नहीं होगी आपके पास, लेकिन जो 6 वाला है इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो वो देख लेते हैं हम कैसे होगी। इसको तो फिर आप ना एज इट इज़ ही लिखते हैं। और ये कैसे हो रही है, देखें, ये आप इसको ना ब्रेक करके यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, -x प्लस 6, ठीक है, वही मिड टर्म ब्रेक किया हमने। तो यहाँ पर आप कॉमन ले लें x माइनस 6, इधर -1 कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो आपने याद रखना है अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे 6 के साथ प्लस था तो माइनस आ गया। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसकी कंप्लीट जो फैक्टराइजेशन है ना वो यूँ होगी, ये x माइनस 6 कॉमन चला गया, x माइनस 1, तो ये आप इसको यूँ लिख लें, x माइनस 6, x माइनस 1 और देन, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी इस क्वेश्चन की। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में है प्रूफ दैट, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 5 पार्ट। ये तो अब आपने क्या करना है, इसको लेफ़्ट को हमने राइट के इक्वल प्रूव करना है ना, तो मैं यहाँ से सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड ले रही हूँ ये वाली, तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो साइन होगा उससे ऑपोजिट, ये दोनों तो आपके पास ऐसे आ जाएंगे ना, ऐसे, और नीचे वाले आपके पास क्या बना रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वेयर यूँ ही कहते हैं आप, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वेयर जो होता है वो आपके पास क्या है, तो इसको तो आप साइन स्क्वेयर थीटा कहते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा आपने याद रखना है, ये आपके पास आइडेंटिटीज़ थी, ये तो इसके इक्वल होता है, यानी कि ये आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा का, ये हो गया। एक साइन आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर दें, तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, देखें ज़रा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, क्योंकि एक जो था ना कॉस साइन वो आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब यहाँ से आप अलग अलग एलसीएम दे दें, 1 बाय साइन थीटा और यहाँ पर आप दे दें कॉस बाय, एलसीएम है ना तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं दोनों को, तो ये 1/साइन जो होता है आपके पास वो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का, प्लस कॉस ओवर साइन जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है।
तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी गलत नहीं है, आप इसी क्वेश्चन को बैक पे देखते जाएं, ये इसी तरह स्टार्ट करना होगा। ये अगर आपने राइट साइड लिया तो इसको यूँ ओपन करें, फिर यूँ लिखें, फिर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी। अच्छा, पार्ट नंबर 5 का हमने ये पार्ट किया तो ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। तो आपने एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन है। तो सबसे पहली बात तो आपने एक याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है ना, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। फाइंड द इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन जो भी है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन, तो आपने हमेशा ये लाइन लिख लेनी है, ठीक है। यानी कि ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये लाइन हम कहाँ से निकालें, तो इसमें आपने याद रखना है किसी तरह से ये पॉइंट ले आए आप, ठीक है, और फिर ये स्लोप डाल दे तो आंसर आ जाएगा। अब ये पॉइंट तो आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था पॉइंट 3 और 2, आप देख लें ये पॉइंट दिया हुआ था, तो इसका मतलब कि मेरे पास x1 भी है y1 भी है, वो तो हम यहाँ डाल लेंगे। अब रह गया है सिर्फ स्लोप, तो m स्लोप रह गई है, ठीक है। तो वो स्लोप कहाँ से हम लाएं, तो जो बाकी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो स्लोप के लिए। अब क्या इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास दो लाइंस हैं, ये लाइंस मैं लिख लेती हूँ ऐसे, थोड़ा मैं ना ऊपर नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मैंने इनको सॉल्व करना है। ये दो लाइंस हैं और इनमें से इनके इंटरसेक्शन में से वो गुजर रही है। जैसे ये लाइन है ना आपकी रिक्वायर्ड लाइन, तो ये लाइन ऐसे दो लाइंस हैं L1 और L2, ये जैसे L1 और L2 हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में से वो लाइन तीसरी गुजर रही है जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों का सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करें, पॉइंट निकाल लें। ये देखें प्लस माइनस होते कैंसिल होगी, ये 2x - 4 = 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास यूँ आ जाएगा, ठीक है, और x आपके पास आ गया 2। अब इस 2 को आप यहाँ दोनों में से जिस मर्जी में डाल दें। इसको अगर मैं 1 और 2 कह रही थी तो इक्वेशन 1 में आप डाल दें x = 2। देखिए ये यहाँ डाल रही हूँ मैं 2 - y - 1, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y नेगेटिव है ना, उस तरफ ले जाए, 2 - 1 1 और y, तो ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया दोनों लाइंस का। ये आपके पास जो है वो दूसरा पॉइंट आ गया है। एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन था, उसको आपने x1 y1 कहा है और वही हमने यहाँ इस इक्वेशन में डालना है। तो ये क्या है, इसको आप x2 और y2 कह लें। अब आपकी रह गई है स्लोप। तो आपने याद रखना है कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है, आपके पास होता है y2 - y1 x2 - x1, और आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं। जैसे मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये 3 2 पॉइंट आपको गिवन था, ये x1 y1 है, और एक पॉइंट आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है, ये x2 और y2 है। तो इन दोनों को यूज़ करके आपने स्लोप निकाल लेनी है। तो 1 - 2 और 2 - 3, तो ये -1 - 1 आएगा। इस तरह से ये आपके पास स्लोप जो थी वो 1 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप आ गई। मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर्ड इक्वेशन अभी हमने पीछे लिखी है, वो क्या है, y - y1 mx - x1, तो यही आपने फाइंड आउट करनी थी। अब x1 और y1 भी है आपके पास और स्लोप भी है, तो डाल दें इसमें y - y1। यहाँ हमने बताया कि ये क्या है, तो ये क्या था, 2 = स्लोप आपकी m है, तो वो 1 होगी, और इधर x - 3। तो बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, तो वो y की फॉर्म में लिख लें, y = इसको उधर ले जाएं, तो x - 1, यानी कि ये तो जाके प्लस हो जाएगा ना, तो -1, ये इस तरह से लिख लें, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। या अगर आप उसको x की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इधर 0 लगाएं, ये y भी उधर ले जाएं, -y - 1 = 0। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि सिमिलर है आपकी इक्वेशन 1 जैसी है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट था। अच्छा, अब आपका ये 5 पार्ट भी हो गया।
सिक्स पार्ट देख लेते हैं। सिक्स में है 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है, द फुट ऑफ द लेटर इज। तो सबसे पहले तो आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि इसकी डायग्राम बनानी है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, ठीक है, कि आप इसकी डायग्राम बनाएं। तो देखें हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। देखें ये आपका सिक्स पार्ट है, जैसे जैसे लिखा है ना तो हम उसको साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। A 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो देखें आपकी वॉल तो सीधी होती है ना, दीवार यूँ सीधी है, उसके साथ एक 10 मीटर की लैडर लगी हुई है। ये 10 मीटर लैडर है, सीढ़ी जिसको कहते हैं, ठीक है, ये आपकी वॉल है। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक हमें ये बताया गया था द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो बेस ऑफ द वॉल तो ये है, बेस ऑफ द वॉल से जो लैडर जो जितनी दूर है वो 6 मीटर है, ठीक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है द बेस ऑफ द वॉल। तो फाइंड, उसके बाद है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द एंगल दैट लैडर मेक विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रही है थीटा लैडर, वो एक तो आपने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में ये है। सेकेंड में द हाइट विच लैडर टच दी वॉल, तो वो आपने हाइट बतानी है, यानी कि ये लैडर की लैडर जो है वो वॉल, ये वॉल है ना आपकी, तो वॉल के साथ जितनी हाइट पे जाके टच कर रही है। तो अगर मैं इसको एज कह दूँ ना कि हाइट ऑफ द वॉल बतानी है, तो एज आपने सेकेंड पार्ट में एज बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी इस डायग्राम के भी नंबर होते हैं, ठीक है, ये डायग्राम हमने इसके नाम दे दिए, फिर यहाँ आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसको लिख लेते हैं, जैसे देखें मैंने लिखा लेट ए सी, ठीक है, ये ए सी क्या था, बी आ लैडर, लैडर थीटा जो है बी दी एंगल बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड और लैडर के दरमियान था थीटा, और वही आपने फाइंड आउट भी करना है थीटा। तो यहाँ बस ये थोड़ा सा आपने लिखना भी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी लिखनी है। इसके बाद आप लिखें इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है हमारी ए बी सी। सबसे पहले तो मुझे थीटा फाइंड आउट करना है ना, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ आपने याद रखना है कि थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो मैं साइन थीटा यूज़ करूँ, कॉस थीटा या टैन थीटा। देखिए आप कंफ्यूज होते हैं, इन तीनों में से हमने क्या यूज़ करना है कि मेरा थीटा आ जाए। तो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ से वही यूज़ होगा जो यहाँ दोनों गिवन है, क्योंकि मुझे थीटा निकालना है। तो साइन आपके पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से हम वो यूज़ करेंगे जिसमें दोनों गिवन होंगे। तो यहाँ में हम यूज़ कर रहे हैं कॉस। कॉस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये है आपकी बेस, ठीक है, ये बेस थी ना, और ये है आपका हाइपोटेन्यूज, और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ इस डायग्राम के अंदर हमें बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ। तो फिर ये दोनों, अभी मैंने आपको बताया जब भी आपको थीटा फाइंड आउट करना हो तो आपने वो लेना है तीनों में से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके ये दोनों गिवन होंगे। तो मैं फिर बेस और हाइपोटेन्यूज चूँकि गिवन है तो हम फिर कॉस ले रहे हैं। तो यहाँ आप लें कॉस थीटा, यहाँ आपने याद रखना है टैन और साइन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप सबसे पहले लें कॉस थीटा। तो कॉस क्या था, होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस आपके पास 6 है और हाइपोटेन्यूज 10। तो इस तरह से अगर आप करें ना इसको थीटा, तो ये आपके पास आ रहा है कॉस इनवर्स 3/5। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपके पास आ रही है थीटा, इसको आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये मेरे पास 53.13 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस इनवर्स 3/5 करना है। कैलकुलेटर के ऊपर आप कॉस इनवर्स करके और फिर 3/5 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ रहा है। अब जो ये तो हमारा था ए पार्ट, ए पार्ट में आपने क्या निकालना था, थीटा निकालना था। अब बी पार्ट लिखते हैं। बी पार्ट में आपने हाइट निकालनी है, हाइट। तो हाइट निकालने के लिए अब आपने क्या करना है कि आप टैन ले लें, जैसे, या फिर साइन ले लें, दोनों ठीक है। इसमें साइन भी चल सकता है, टैन भी ले रहे हैं। तो मैं टैन ले रही हूँ। जैसे देखें आप कहते हैं टैन थीटा हमारे पास होता है
परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब थीटा आपके पास आ गया ना, तो इसको हमने यूज़ करना है, tan 53.13 आ जाएगा। और परपेंडिकुलर था जो कि आपने हाइट भी कहा हुआ है, ठीक है, तो वो कितनी थी हमारे पास, अच्छा सॉरी हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, और बेस आपके पास थी 6, ठीक है। ये इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये 1.333 आ रहा है मेरे पास, 6 एंड 8। तो इस तरह से आपकी जो हाइट ऑफ दी वॉल है वो क्या आ रही है, तकरीबन आपके पास ये 7.99 और यू कैन से 8 मीटर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हाइट जो है वो 8 मीटर हमारे पास आ रही थी। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 का ही हम देख रहे हैं अदर पार्ट। तो इसमें नेक्स्ट क्या था, अ बैग कॉन्टेन्स 5 रेड 3 ब्लू 2 ग्रीन बॉल्स ऑन 1 बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, एक बॉल उठाई जा रही है रैंडम फ्रॉम द बैग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो ये बड़ा आसान है, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, द ड्रॉन बॉल इज रेड। तो ये है तो वैसे बड़ा आसान, 5 देखें 5 है ना रेड, और टोटल कितनी है 10, तो आप 5/10 कर दें, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका प्रॉपर वे बताती हूँ जब आपने इसको कैसे लिखना है ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, ठीक है। अब ये शॉर्ट का क्वेश्चन है ना, तो ये 6 का था, ठीक है, और वाला पार्ट है। तो इसको हमने किस तरह से करना है ताकि हमारे मार्क्स ना कटें, ठीक है। तो ये 5 रेड, सबसे पहले आप देख लें 3 ब्लू और ये ग्रीन है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप प्रॉपर वे में करें। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने स्टूडेंट्स करना ये होता है कि देखो ए पार्ट है ना, तो मैं इसमें इवेंट बताऊंगी, मेरा इवेंट क्या है, ठीक है। आपने बताना है कि इसमें आपका इवेंट क्या है। तो इवेंट ए पार्ट में आपको कहा गया है कि रेड बॉल, द ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। इवेंट क्या हुआ, रेड बॉल, ऐसे आप लिख लें, रेड बॉल है। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करना है, ऐसे आप इसको करें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या होगा, तो ये होगा एन ऑफ ई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो यहाँ आपने थोड़ा सा पहले बताना है कि एन ऑफ एस क्या है। तो एन ऑफ एस आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, यानी कि 10। तो ये आपके पास इसका प्रॉपर वे होगा। तो ये 5/10 और यू कैन से 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखें कि ये आपका 2 मार्क्स का है ये वाला क्वेश्चन। तो इतना तो इसमें लिखे ना आप डायरेक्ट, अगर आप इसको लिख ही इतना रहे हैं तो फिर 1 नंबर मिलेगा। इसको प्रॉपर वे होता है करने का, तो आप क्वेश्चन को हमेशा इस तरह से किया करें। इसी तरह आपका बी पार्ट है। अब हम इवेंट हमारा चेंज हो रहा है। बी पार्ट में देखें, यहाँ पे पेपर में आप देखें, बी पार्ट में आपसे क्या कहा गया, द ड्रॉन बॉल इज नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है। अगर वो ब्लू नहीं है, ये देखिए ब्लू नहीं है, तो फिर इन दोनों में से होगी। तो ये 5 और 2 7 हो गए, यानी कि यहाँ इवेंट क्या होगा, नॉट ब्लू बॉल, ये आपका इवेंट होगा। ये सारा आपने क्वेश्चन से ही लिखना होता है, तो वहीं से देखकर मैंने भी लिखा है। तो पी ऑफ ई आपने फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू बॉल क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ ई, यानी कि कितनी ऐसी बॉल्स हैं जो ब्लू नहीं हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो कितनी ऐसी बॉल्स हैं जो नहीं हैं ब्लू, वो 7 है, क्योंकि 5 रेड थी और 2 ग्रीन, तो 7 होगी और टोटल 10। तो ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, नॉट ब्लू बॉल्स। तो कुछ बच्चे इसको यूं करते हैं, वो भी ठीक है कि अगर आप ब्लू बॉल की, वो भी ठीक होता है क्वेश्चन, अगर आप ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, ठीक है, इवेंट आप ब्लू बॉल ही ले लें, ठीक है। ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि इस तरह भी ठीक है। तो ब्लू बॉल की हो जाएगी 3/10। आप 1 में से 3/10 माइनस कर दे तो भी 7/10। तो ये तरीका भी ठीक है, उस तरह भी ठीक हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है 7 पार्ट, और पार्ट नंबर 7 में क्या है, A company wants to install a new cell phone tower that is equidistant from 2 existing towers located at PQ. Find equation of the locus where the new tower should be placed. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में यह है, कंपनी वांट्स टू इंस्टॉल अ न्यू सेल फोन टावर। एक कंपनी एक नया अपना फ़ोन सेल टावर बनाने जा रही है, ठीक है, और उसके 2 टावर जो है ना, 2 टावर पी और क्यू पोजीशन पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा मैं आपको इसकी ना वो डायग्राम में बता देती हूँ कि बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा क्या जा रहा है। तो ये 7 पार्ट था। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई P पॉइंट है और यहाँ पर कोई Q पॉइंट है, तो ये ऑलरेडी एक कंपनी के टावर हैं। वो कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस पर एक और टावर लगाना है। तो यहाँ से पहले आप एक लाइन लें। देखिए, जब इक्वी डिस्टेंस की आप बात करते हैं तो वो बात मिड पॉइंट की हो रही है, तो वो आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ये जो यहाँ आप लाइन लेंगे ना, बेसिकली वो लाइन देखें, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ अगर मैं सेंटर में बिल्कुल इसकी एक लाइन ले लूँ ना, ये वाली लाइन, तो ये लाइन जो है ये बिल्कुल एक तो ये मिड पॉइंट है, ऊपर से यहाँ पर मैं कोई पॉइंट भी लूँ ना तो वो P और Q से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। कोई पॉइंट भी यहाँ पर ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, तो वो P Q से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो P आपका है, जैसे 2 और 5 दिया गया है और ये 8 और 3 है। तो हमसे पूछा गया है कि इस लाइन के ऊपर टावर लगाना है, यहाँ टावर लगाना है, तो उसकी इक्वेशन बता दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। तो इक्वेशन ऑफ लोकस का मतलब ये होगा, ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस का ये मतलब होगा कि वो हर पॉइंट से P और Q से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये आपने मालूम करना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि आपने ये जो परपेंडिकुलर लाइन ली है, इसी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और मैंने अभी भी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है, जो कि हम कर रहे थे पार्ट नंबर किस में था, ये पार्ट नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में, कि जब भी आपको ये वर्ड आए फाइंड द इक्वेशन, जैसे अब यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, तो फाइंड द इक्वेशन जब भी आपके पास आता है ना, फाइंड द इक्वेशन, तो आपने क्या लिखना है, यही लाइन लिखनी है। बस यही वो इक्वेशन ऑफ लोकस है जो पूछी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉइंट्स में कहाँ से लाऊं और स्लोप कहाँ से लाऊं। तो जब मुझे कहीं से ये पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये स्लोप मिल जाएगा तो वो इक्वेशन भी आ जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये पॉइंट फाइंड आउट करना है मुझे इस लाइन के अंदर। तो क्या आपके पास कोई इस लाइन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए नोन है, आपको पता है, ठीक है। तो बहुत आसान सा इसका आंसर है कि यस, हमारे पास एक पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो मिड पॉइंट है इन दोनों का, जो कि हमें पता है, ठीक है। तो वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब x1 और y1 आपका फाइंड आउट हो गया। वो कैसे आएगा, वो मिड पॉइंट है, इसको लेट्स सपोज हम m कह देते हैं। तो आप m कैसे निकालेंगे, m आप कहें मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ PQ है, जो कि कैसे आता है, तो मिड पॉइंट आपको पता है, दोनों x को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये 10 डिवाइड बाई 2 ये 5 आ जाएगा और ये x हो गया। और जो दूसरा इसका सेकेंड पार्ट होगा y, तो वो आप यूँ लिखें कि 5 + 3 डिवाइड बाई 2 4। तो इस तरह ये मिड पॉइंट आपके पास ये आ रहा है, जिसमें x ये है, x दोनों x ऐड करके निकाले हैं और ये y है। तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, जिसको आप x1 और y1 कह रहे हो, उस लाइन का ये पॉइंट आ गया। अब रहेगी स्लोप, सिर्फ स्लोप इसमें डाल दें तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब स्लोप कैसे आएगी, अब हमारे पास इस लाइन की तो स्लोप है ही नहीं। अगर आपके पास इसकी स्लोप नहीं है तो इसकी तो है ना, PQ की स्लोप, PQ को यूज़ करके स्लोप निकाल लें। ये लाइन की जो स्लोप आएगी, इस लाइन की स्लोप को अगर मैं m कह रही हूँ, या चले m1 कह लें और इसकी स्लोप को m2 कह लें, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होगा, ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी स्लोप को माइनस के साथ हम रेसिप्रोकल करेंगे, वो आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखते हैं स्लोप ऑफ PQ विच इज़ हमने कहा है m1, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास वही y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। तो यहाँ डालें ज़रा इनको, अगर हमने x1 और y1 लिया हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 5 8 - 2, यहाँ से -2 और यहाँ से -6, तो ये आपके पास आ गई 1/3 m1। तो m2 जो है वो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आपके पास फिर क्या बनी, माइनस के साथ इसको उल्टा करना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1, तो ये 3/1 आ गई। इसका मतलब 3 - 3 जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, क्योंकि आपने याद रखना है क्योंकि वो परपेंडिकुलर थी, ठीक है, परपेंडिकुलर है PQ के।
पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये नेगेटिव के साथ उल्टी हो जाएगी, -3 आ जाएगी। अच्छा, अब आप देखें कि इस इक्वेशन के अंदर हम डाल देते हैं इनको, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको फिर लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड लाइन या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस क्या होगी, वो ये थी। तो हमने इसके जो है वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तो वो हम डाल देते हैं इसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ठीक कर लें। सॉरी, यहाँ मैंने 8 - 2 को -6 कर दिया था, ये +6 है। इसको थोड़ा ठीक कर लें, तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगी। यहाँ पर भी एक माइनस आ रहा था, ठीक है, इस तरह ये माइनस माइनस प्लस होके आपके पास +3 रह जाएगी। इसको थोड़ा ठीक कर लें। एक नेगेटिव साइन इसके साथ आ रहा है, जब वो इस नेगेटिव के साथ मिलेगा तो ये +3, यानी कि स्लोप आपके पास +3 आ रही है। तो चलिए इसमें हम डाल लेते हैं। अब पॉइंट आपके पास क्या था, पॉइंट जो था हमारे पास मिड पॉइंट था, जो कि हमने m लिया हुआ था और वो 5, 4 था, और यही आपके पास x1 और y1 है। ठीक है, अब इनको यहाँ डाल लें। y -4 और स्लोप 3 थी, x -5, तो ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, अब इसको उधर मूव करा लें। ये जिधर x होता है ना उस तरफ लेके जाना होता है, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन की जो होती है ना जनरल फॉर्म होती है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना होता है। इसको उधर ले जाएं, -y और ये -11, तो इस तरह से ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अच्छा, इसको आप अगर y की टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, जिस तरह मर्जी लिख लें, ये दोनों ही फॉर्म्स होती हैं, तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अच्छा, ये हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें 7 पार्ट का सेकंड था। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इन। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, इसको ये फॉर्म्स देनी है। फॉर्म्स क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये फॉर्म दे दें और ये। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें आपके पास इक्वेशन क्या है, मैं लिख देती हूँ। ये इक्वेशन है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या थी आपके पास, वो लिख लेते हैं। ए पार्ट में आपके पास है फॉर्म कि इसको ये फॉर्म दे। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि y को सेपरेट करना है, तो यहाँ से y को ज़रा सेपरेट करें। ये 2y इधर रहने दें, ये उस तरफ चला जाएगा, तो -3x + 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये y अभी भी जो है वो सेपरेट नहीं हुआ, इसके साथ 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको यहाँ से हटाएं। देखें ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये ऐसे कर लें। ठीक है, दोनों के साथ डिवाइड करना है, 3x/2 + 18/2। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो आपके पास फॉर्म आएगी वो ऐसे। तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड फॉर्म है जो पूछी गई थी। अब बी पार्ट में आपके पास ये फॉर्म आ रही है, और उसी क्वेश्चन को जो आपको गिवन है उसको ये फॉर्म देनी है। तो यहाँ हम इसको पहले लिख लेते हैं। अब आप देखें अगर, तो यहाँ पर कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाना है, वो हमें नज़र आ रहा है। तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ये -18 है, उधर जाके +18 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, तो 3x जैसे ये था +2y = 18, तो जो फॉर्म आपने देनी है उसको ज़रा एक दफ़ा देख लें। उसमें 1 है, यहाँ 1 का मतलब है कि यहाँ से कांस्टेंट ख़त्म करें। तो ये कैसे ख़त्म होगा, पूरी इक्वेशन को आप 18 के साथ डिवाइड कर दें, हर वैल्यू को। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये देखिए कट के यहाँ पे आ गया 1, यहाँ यह आपके पास आ जाएगा y/9, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x/6। तो इस तरह से आपके पास ये जो है वो फॉर्म आ जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड फॉर्म थी। यह आपका इस तरह से क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया, इसके दोनों पार्ट्स। अच्छा, अब हम इसका 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो 8 में है, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैव एरिया इन द रेशो। ये आपको 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दी गई हैं, उनके एरिया के दरमियान ना ये रेशो है। द बेस एंड हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल आर, और आपको स्मॉलर ट्राइंगल की जो बेस और हाइट दी है वो गिवन है, और आपने लार्जर की फाइंड आउट करनी है। तो देखें इसको आपने कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले ना आप यहाँ लिख लें थोड़ा सा कि ये हमारे पास जो है वो स्मॉलर ट्राइंगल है कि का जो है वो एरिया है, और A2 को लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये लार्जर ट्राइंगल है।
इसी तरह इनकी बेस और हाइट भी B1 और H1 जो होगा वो स्मॉलर का होगा, तो वो आपने ख्याल रखना है इस बात का। अब आपको गिवन क्या है, तो गिवन हमें ये है कि A1/A2 जो है वो 25/49 है। तो आपने इसको इसी तरतीब में रखना है स्टूडेंट्स। आप इसको A2/A1 नहीं कर सकते, क्योंकि A2 आपने लार्जर को कहा है, तो देखिए यहाँ स्मॉलर साइड ऊपर है, नीचे जो है लार्जर एरिया है, स्मॉलर एरिया ऊपर है, लार्जर नीचे है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। ये हो गया। लेकिन आपको पता है, देखो जैसे हम कहते हैं वी नो दैट, आपने एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जब भी एरिया के दरमियान दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के दरमियान रेशियो होती है तो वो किसी के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, अगर मैं इसको, जैसे ये मेरे 1 है, ये मेरे पास 2 है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2, इन दोनों को कंपैरिजन करने से मेरे पास क्या आ रहा है कि के स्क्वायर मेरे पास 25/49 आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट लें तो के आपके पास 5/7 आएगा। प्लस में हम लेंगे क्योंकि आपके पास ये एरिया और साइड्स की रेशियो है, नेगेटिव नहीं लेंगे। ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि के हमने निकाल लिया, और के की क्या ज़रूरत थी, हमें क्यों निकाला है हमने, तो हमें ये पता है, देखो जब भी साइड की बात होती है ना, जैसे अभी हम बेस की बात करें तो B1/B2, तो वो आपके पास के इक्वल होगा। इसी तरह जब आप हाइट की बात करोगे H1/A2, तो वो भी के इक्वल होगा। ये सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर रेशियो होती हैं कि उनकी साइड्स के इक्वल होती हैं। ये दोनों साइड्स ही हैं ना, एक बेस है एक हाइट है, तो हम यहाँ पुट करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। दूसरा आपने क्वेश्चन के अंदर याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि जो आपके पास बेस और हाइट है स्मॉलर की वो 10 और 15 है, तो उसको हम यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे B1 आपको 10 सेंटीमीटर बेस दी गई है स्मॉलर की, और साथ में H1 15 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, तो इसको हमने यूज़ करके B2 फाइंड आउट करना है और H2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे B1 आपको 10 गिवन है, B2 आपने फाइंड आउट करना है, के आपने कर लिया फाइंड। तो इस सारे को सॉल्व करने से आपके पास ये देखें, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा ये 14/B2, यानी कि 14 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। ठीक है, और इसी तरह यहाँ अगर हम डालें H1 15/H2 = 5/7, यहाँ भी आप ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 3 7 नहीं कैंसिल, तो ये 35H2। तो इस तरह से आपके पास जो हाइट ऑफ दी, ये सेंटीमीटर में हाइट ऑफ दी लार्जर ट्राइंगल थी वही 35 आ गई, और ये बेस आ गई। तो बस ये इतना सा क्वेश्चन था यहाँ पर। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको द गिवन डेटा शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट और कैलकुलेट मीन, आपने इसमें मीन फाइंड आउट करना है। देखें ये आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ, आप इसको यूं कर लें। देखें जैसे ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो एक्स क्या होता है आपके पास, एक्स आपके पास मिड पॉइंट्स होते हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करके मिड पॉइंट निकाल लें। जैसे 9 और 5 14 होते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 2 ये 7 है, तो ये सारे मिड पॉइंट्स आप चेक कर लें। एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है कि आपने हर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो आप ज़रा मल्टीप्लाई करें इसको, 5 7 35, 7 12, ये सारे आ जाएंगे। फिर आपने ये मीन का फार्मूला लिख दिया, इसमें सम ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, यानी कि आपने इनको ऐड किया तो वो 485 आ रहे थे, और सम ऑफ एफ 30, तो ये आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका पार्ट है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड प्लॉट द सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो ये इनइक्वालिटी दी गई है आपको, इसको आपने सॉल्व भी करना है और रियल लाइन के ऊपर भी शो करना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपकी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये 9 पार्ट चल रहा है। आपने सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि इसको दो तरह से स्टूडेंट्स करते हैं, यूं भी लेके चल लेते हैं पूरी इनइक्वालिटी को। अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगी, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। जैसे देखें मैं आपको बताती हूँ, आप इसका एक पार्ट ये देखें, ये सेंटर है ना, इसका सेंटर, तो आपने करना ये है कि आपने इसको इसके साथ भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है। तो देखें ये यूं कर लेते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट आप यहीं से स्टार्ट करें।
अब आप इसको भी चलाएं, इसको भी चला लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, तो सिंप्लीफाई करें ज़रा। -3x -6, और ये आपके पास जो 3x है इसको आप इधर ले आए, तो ये 3x और 3x 6x हो जाएगा। 5 -6 और ये माइनस उधर, ये तो ये कैंसिल हो गए। -6x, और यहाँ से आप अगर 6 से डिवाइड करते हैं ना तो x आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, ये -1। ये आपका एक रिजल्ट है, इसको आप यहीं छोड़ दें। अब नेक्स्ट वाला हम कर लेते हैं, ये वाला आप देखें, इसको लेस देन इक्वल्स टू 6x -10। अच्छा, आपने ना इनइक्वालिटीज़ में एक बात याद रखनी है कि आप अपने x को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर पॉजिटिव रखेंगे ना तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, कभी भी आपका आंसर जो है ना वो गलत नहीं होगा। पॉजिटिव x रखना है, तो यहाँ नेगेटिव है ना, इसको आप उधर ले जाएं, तो ये 6x + 3x हो जाएगा। ये 10 आप इधर लें +10, तो इस तरह से ये सॉल्व करके आपके पास 10 और 15 6, ये आपके पास 9 रह जाएगा, और ये भी 9x है। यहाँ पे भी आप उसी तरह 9 से डिवाइड कर दें, 1 लेस देन इक्वल्स टू x। तो ये आपके पास बन गया x के 2 सोल्यूशन आ गए, ठीक है। अब हमने इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना है। अच्छा, रियल लाइन के ऊपर शो करने के लिए आप पहले इसको रीड करें। देखिए कह रहा है कि x वो सारे उन तमाम x के बारे में बताएं जो लेस देन इक्वल्स है -1 से, -1 से छोटे हों। तो आपको पता है -1 पे हम ये सर्कल बनाएंगे क्योंकि -1 की बात हो रही है, और जब छोटे की बात हो रही है ना कि स्मॉलर होंगे, x आपके पास लेस होंगे -1 से, तो स्मॉलर वैल्यू सारी इस तरफ है, तो आप इधर एरो लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ ये साइन होता तो हम ये इसको छोड़ देते। अब नीचे ये लाइन भी है, इसका मतलब है कि वो नंबर भी इंक्लूडेड है, तो आप इसको ऐसे फिल कर दें, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें, x उन तमाम x के बारे में आप बता दें जो ग्रेटर देन है 1 से, तो 1 की बात हो रही है तो 1 से ग्रेटर नंबर तो सारे इस तरफ होंगे, इधर एरो लगा लें और इसको भी फिल कर लें क्योंकि इक्वालिटी है नीचे। तो बस ये आपका रिजल्ट होगा, यही इसका सोल्यूशन सेट भी है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी। नेक्स्ट आपका इसी का पार्ट है, अ फेयर 6-sided die is rolled 60 टाइम डाई किया गया। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है स्टूडेंट्स रोलिंग एन इवन नंबर की और प्राइम नंबर की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसका एक फार्मूला होता है, वो हम लिख लेते हैं। ये होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने ये याद रखना है, ठीक है, इन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ट्रायल्स का तो मतलब ये हुआ कि आपने कितनी दफ़ा ट्रायल किया है, कितनी बारियां की हैं, कितनी दफ़ा थ्रो किया, तो वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ये ट्रायल्स हैं 60, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो आपके पास 60 हैं। अब ये क्या है, इवेंट क्या है, तो इवेंट आपको स्टूडेंट्स मिलेगा पार्ट्स में से, जिस पार्ट की आप बात करें वही इवेंट है। जैसे ए पार्ट की अगर हम बात करें ना, यहाँ हम ए लिख ले, तो हमारा इवेंट यहाँ क्या होगा, इवन नंबर की बात हो रही है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपका इवेंट क्या है। तो इवेंट क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवन नंबर्स की, ठीक है। तो आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, पहले तो आपको पता हो, देखें डाई के ऊपर आपके पास ये होते हैं नंबर्स, ये होते हैं, इनमें इवन कितने हैं 3, तो 3 बाय टोटल कितने थे 6, 1/2, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से जो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ए पार्ट में बनेगी इवन नंबर के साथ, वो क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि 60 थे और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2। तो इस तरह से ये आपके पास बन जाएगी 30, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हमने बी पार्ट का बताना है। तो यहाँ पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब बी पार्ट में हमारा इवेंट क्या है। तो इवेंट देखें बी पार्ट में क्या था, प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पहले आप लिख लें, ये थे आपके पास, ठीक है। तो प्राइम नंबर 1, 2 और 3 हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होते हैं, अपने टेबल से और किसी के टेबल में नहीं आते। तो ये 2 से स्टार्ट होते हैं, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, इसमें 1 नहीं होता। तो फिर ये 2, 3 और 4 हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये दोनों तो नहीं होंगे और 1 भी नहीं होता। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिख दें कि प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास अब इवेंट। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगी, ये भी 3 हैं, आउट ऑफ 6 1/2। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बनी, नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्योंकि ट्रायल्स तो एक ही है ना क्वेश्चन में,
60 टाइम उसको जो है वो थ्रो किया गया, तो 60 इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, तो ये भी आपके पास 30 होगा। तो इस तरह से ये आपके जितने भी शॉट्स थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं।